एक गांव जहां चुड़ैल का राज चलता था। एक लड़के की वजह से यहाँ के लोग 35 साल से चुड़ैल के पिंजरे में कैदी की तरह रह रहे थे। ये कहानी आज भी सुनकर लोगों को वह दिन फिर से याद आ जाता है। रामलाल दिन भर खेत में काम करता था। उसका एक बेटा था राजेश। उसने हाल ही में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी। कॉलेज करने के बाद रामलाल बहुत बार कहते जा रहा था कि कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह नहीं सुनता था और पूरे दिन मगरमस्ती करता रहता था और शाम को लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। पूरे गांव में उसकी थू-थू हो रही थी। रामलाल को जब यह बात पता चलता है तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। बेटे को समझा समझा के थक गया था। वह अपने मन में सोच रहा था कि मेरे खानदान में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ था, तो ये नालायक मेरे घर में कैसे पैदा हो गया। वह ये सब बात अपने मन में ही सोच रहा था। तब तक एक व्यक्ति आता है। वह शादी का न्योता देने आता है। रामलाल, ओ रामलाल, किधर हो भाई? कैसा चल रहा है? सब ठीक? हाँ भाई साहब, ठीक। पर आप यहाँ? हाँ, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए तुम्हें कार्ड देने आया था। और बताओ, तुम्हारा बेटा कैसा है और अभी किधर है? घर में नहीं है क्या? नहीं, अभी घर पे तो नहीं है। वह आता ही होगा, दोस्तों के साथ बातचीत वगैरह कर रहा होगा। ये सब बात करके वह चला जाता है। उसके बाद उसका बेटा आता है। तब रामलाल कहता है कि एक शादी का न्योता आया है और तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शहर जाना है कुछ काम से, इसलिए तुम जाओ और कोई शरारत मत करना और शादी का भोज खाकर और उन्हें तोहफा दे देना। तब उसका बेटा मान जाता है और अगले दिन रामलाल शहर की ओर निकल जाता है। उसके बाद राजेश भी शादी के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। शादी में आने के बाद वह छपरीगिरी करने लगता है, लोगों का बात बात पर मजाक उड़ाता है और सबके सामने हीरो बनने की कोशिश करता रहता है। कुछ देर बाद दुल्हन की सहेली आती है मेहंदी लगाने के लिए दुल्हन को। तब वह राजेश छपरी दुल्हन की सहेली के पास जाता है उन्हें छेड़ने के लिए। वह छेड़ता रहता है। तब एक चुड़ैल उसे यह सब करते हुए देखती रहती है। उसके बाद चुड़ैल एक लड़की का रूप धारण कर लेती है और राजेश के पास आ जाती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है और उसके साथ शादी कर लेती है एक मंदिर में। शादी करने के बाद उसके साथ उसके अपने गांव चली जाती है। जैसे ही वो गांव जाती है, गांव में कुछ परिवर्तन होने लगता है। गांव का माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। बिजली कड़कने लगती है, बारिश आने लगता है और काला बादल आसमान में छा जाता है। उसके बाद रामलाल शहर से आ जाता है। जैसे ही वह अपने घर में घुसता है तो देखता है एक नई नवेली दुल्हन घर में बैठी हुई है और उधर राजेश बैठा हुआ है। तब रामलाल पूछता है, अरे बेटा, ये कन्या कौन है? तब राजेश बोलता है, मेरी पत्नी है। ये सब सुनकर रामलाल को कुछ समझ नहीं आता और वह लड़खड़ाने लगता है। फिर उसके बाद उसकी बहू उसे संभालने आती है और फिर उसकी बहू, रामलाल और राजेश तीनों बातचीत करते हैं। तब राजेश उसे पूरी कहानी समझाता है। रामलाल मान जाता है। अगले दिन गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगती है। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। दरअसल गांव से सुंदर लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ हैं। परिवार के सारे सदस्य उन्हें ढूंढने के लिए चले जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग एक जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते जाते उन्हें एक रास्ता मिलता है। उनके साथ था मंगीलाल, जो गांव का चप्पा चप्पा जानता था। मंगीलाल तांत्रिक विद्या जानता था। फिर उसके बाद मंगीलाल उस जगह पे चला जाता है। तब वह देखते हैं कि वह नई नवेली बहू सारी सुंदर लड़कियों को एक पिंजरे में कैद कर रखे हैं और उन पर काला जादू कर रहे हैं। नई नवेली बहू जो कि उन सुंदर कन्याओं से उनकी सुंदरता खींच रही थी। जब मंगीलाल को यह बात पता चलती है, वह पूरे गांव में ये बात फैला देता है। उसके बाद राजेश को भी यह बात पता चलती है, तो राजेश के तोते उड़ जाते हैं और रामलाल के भैंसे उड़ जाते हैं। फिर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वे लोग किस चंगुल में फंस चुके हैं। उसके बाद चुड़ैल किसी को भी नहीं छोड़ती है और उन सब पर कब्जा करने लगती है। पूरे गांव पर कब्जा कर लेती है और अपना डेरा बना लेती है और जितनी भी सुंदर लड़कियां रहती है उनकी खूबसूरती उनसे छीन लेती है और उस दिन से वह चुड़ैल का ही राज चलता है। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे कहानियों को एंजॉय करें और हमें सपोर्ट करें। एक गांव जहां मानो बैंक लोन लेने की जैसे प्रथा ही बन गई हो। यह गांव का नाम था विश्वास नगर। ये लोग इस गांव के नाम के ही तरह लोगों पर जल्द ही विश्वास कर लेते थे।
इस गांव में बहुत पहले एक विदेशी कंपनी बैंक खोलती है, जहां से गांव के लोग लोन ले सकते थे और अपना पैसा सुरक्षा के लिए जमा करवा सकते थे। लोगों के पास ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वे बैंक में पैसा नहीं जमा करवाते थे, और फिर बैंक अच्छा ना चलने की वजह से बैंक को विदेशी एक जिग्नेश नाम के व्यक्ति को बेच देता है और वह चला जाता है। उसके जाने के बाद जिग्नेश एक हफ्ते में ही वह गांव आ जाता है और एक दिन के लिए वह पूरे गांव घूमता है, लोगों का रहना सहना देखता है। उनके रहन सहन देखकर वह समझ जाता है कि यह लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, और एक दिन का काम करने के बाद ही इन्हें मंगीलाल हीरालाल पैसे वाला से उसे एक दिन के 500 रुपये मिलते थे। गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था, मिलाकर 700 से 800 लोग का गांव था। ज़्यादा मात्रा में लोग मंगीलाल हीरालाल पैसे वाले के पास काम करने जाते थे और कुछ लोग अपने खेत में हल चलाते थे और सब्जी उगा के बेचते थे। जिग्नेश यह सब देखकर अपने घर चला जाता है और घर में जाकर सोचता है कि लोगों को बैंक से पैसा लेने के लिए क्या करा जाए। तब उसके दिमाग में एक बहुत गंदा और बहुत ख़तरनाक ख्याल आता है और वह इसके बारे में सोचता है और मोबाइल से कॉल करके एक चोर को बुला लेता है और चोर के साथ मिलकर लोगों के घर से सारा सोना चांदी और पैसा चोरी करने चला जाता है। सारे गांव वाले 11 बजे तक सो जाते थे और उन्हें जाते जाते 1 बज जाता है। वे बारी बारी करके सारे लोगों के घर में जाते हैं और चोरी कर लेते हैं। सारे लोगों का घर लूटकर कुल 11,000 रुपये हुए थे और सोना बहुत कम घरों में था। चोरी करके वह वहाँ से जाने वाला था कि उसे याद आता है कि इस गांव में सबसे अमीर लाला रहता है, सेठ मंगीलाल हीरालाल पैसे वाला। जैसे ही उनके घर में घुसते हैं, सेठ की नींद खुल जाती है और वह उन दोनों को देख लेते हैं। वह जैसे ही सबको चिल्ला के बुलाने वाला था, जिग्नेश उसे ऑफ़र देता है कि अगर हम दोनों मिलकर इस गांव को लूटे तो, और फिर वह सब मेरे आएंगे लोन लेने के लिए, तो कैसा लगेगा। मंगीलाल हीरालाल पैसे वाला बोलता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तब वह बोलता है, देखिए किधर, अरे भाई मेरा मतलब है सुनिए। ओह हाँ तो बोलो। मैं लोन दूंगा और फिर तुम पूरे गांव वाले को अपने मिल में काम दे देना और पैसा कम देना, इससे तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और मेरा भी होगा। तो वह मान जाता है। जब सुबह होती है तो सारे लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जब वह पहुंचते हैं तब मंगीलाल हीरालाल पैसे वाला उन सब को मना कर देता है काम करने से। कहता है कि आज मिल बंद है। तो वह सबको घर वापस आना पड़ता है। जैसे ही वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं सारी महिलाएं अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जब वह उन सब से पूछता है तब बताते हैं कि कल रात को गांव में चोरी हुई थी। तब सब चौंक जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि गांव में पहली बार चोरी हुई थी। वह लोग को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि गांव में एक भी पुलिस स्टेशन नहीं था। उनके बच्चों को बहुत भूख लगी रहती है। उन सब के पास जिग्नेश आता है और उन्हें बैंक लोन लेने को कहता है। तो वह सब भी मान लेते हैं बैंक लोन के लिए और वह सब बैंक लोन ले लेते हैं और फिर उन सब का घर चलता है और सब कुछ ठीक हो जाता है और अगले दिन से वह सब वापस से काम करने। एक गांव में हरिया और उसका परिवार खुशहाली की जिंदगी जी रहा था। उसके घर के बगल में ही रहते थे मास्टर जी और उनका बेटा। इस गांव में वह नए नए आए थे। मां के गुजर जाने की वजह से मास्टर जी की पूरी जिम्मेदारी थी कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से करे। मास्टर जी घर का सारा काम करके सुबह सुबह स्कूल चले जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। शाम को लौटते वक्त बच्चों के मम्मी पापा से भी बात करते थे कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। अपने घर आने के बाद वह खाना बनाने में जुट जाते थे। ऐसे करते करते 20 साल गुजर जाते हैं और मास्टर जी बूढ़े हो जाते हैं और उनका बेटा विलायत चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। जब वह विलायत से लौटता है तो मास्टर जी बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसके हाव भाव देखकर मास्टर जी थोड़े परेशान भी होते हैं। मास्टर जी के घर में ना रहने की वजह से उसका बेटा घर में चोरी भी करता था, लेकिन यह बात मास्टर जी को पता नहीं थी। मास्टर जी सरकारी स्कूल के अब हेड मास्टर बन गए थे और वह केवल एक बात से परेशान थे, अपने बेटे का कुछ काम धंधा ना कर पाना। उनको यह बात बहुत परेशान करती थी। मास्टर जी की गाँव में
बहुत नाम था, तो उसके बात करने के बाद एक जगह अपने बेटे के लिए नौकरी की बात की थी। तो वह लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि उनके पास मास्टर जी का बेटा काम करेगा, वह भी विलायत से पढ़ के आया हुआ है। उन्होंने हाँ कर दिया और मास्टर जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वह रास्ते में सोच ही रहे थे कि अपने बेटे को कैसे बताएं कि उसके लिए एक नौकरी ढूंढ ली है, कि तभी वह देखते हैं कि उसका बेटा लड़ाई कर रहा है और उसके बेटे को बहुत मारते हैं। वह वहां से अपने बेटे को बचाकर घर ले आता है और अपने बेटे को समझाता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ देर बाद मास्टर जी बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए नौकरी ढूंढी है और कल से उसे नौकरी पर जाना होगा। मास्टर जी के पैसे ना मिल पाने की वजह से वह मान जाता है और नौकरी पर चला जाता है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद वह नौकरी छोड़ देता है और घर में बैठ जाता है। कुछ दिन बाद उसके पिता का भी सरकारी नौकरी का रिटायरमेंट होने वाला था और कुछ दिन बाद वह भी हो जाता है। उसके पिता का रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद भी मास्टर जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन के पैसे से घर चलाते हैं। कुछ दिन और बीत जाता है। घर में पैसे न होने की वजह से मास्टर जी का बेटा घर का सब कुछ बेच देता है और मास्टर जी को घर से बाहर निकाल देता है। मास्टर जी बुजुर्ग होने के कारण अपने बेटे से कुछ नहीं कह पाते हैं और न उससे लड़ पाते हैं और उनका बेटा उनको घर से बाहर निकाल देता है। मास्टर जी चलते चलते एक जंगल में आ जाते हैं और वह उस अंधेरे में बैठ जाते हैं। जब सुबह होती है तब वह एक गांव में पहुंच जाते हैं। गांव का नाम रामपुर था। वहां के लोग बहुत अच्छे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मास्टर जी उनके गांव आए हैं तो वह तुरंत ही मास्टर जी के रहने के लिए एक अच्छा सा मकान तैयार करते हैं और मास्टर जी वहां भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनके पास कुछ बड़े बच्चे भी पढ़ने आते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका देखकर गाँव के सभी माता पिता मास्टर जी के पास ही अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। कुछ दिन बाद एक बड़ा बच्चा मास्टर जी के पढ़ाने की वजह से IAS बन जाता है और यह बात गाँव में आग की तरह फैल जाती है। जब यह बात सरकार तक जाती है तब वह भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी पूरी ईमानदारी से बच्चों को कैसे ट्यूशन पढ़ाता है। तब सरकार उन्हें एक इनाम देना चाहते हैं। वह इनाम देने आते हैं। मास्टर जी को इनाम मिलता है और रामपुर गांव को सम्मान। वहां के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। जब यह बात मास्टर जी के बेटे को पता चलती है तब वह अपने पिता को लेने के लिए आते हैं, लेकिन मास्टर जी के साथ गंदा व्यवहार करने की वजह से लोग उन्हें मास्टर जी को ले जाने के लिए मना कर देते हैं और मास्टर जी को अपने पास ही रख लेते। 31 तारीख एक गांव में एक बूढ़ा बाप और 2 बेटे रहते थे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा बाप पूरे ईमानदारी से सरकारी नौकरी करता है और कुछ दिनों बाद उसके रिटायरमेंट होने वाली एक एक करके दिन गुजरते गए। उनका रिटायरमेंट का दिन आ जाता है और रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट होने के बाद वह अपने दोनों बेटे को बताता है कि उसका रिटायरमेंट हो गया है और वह अब कुछ नहीं कर सका। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं अब वह अपने दोनों बेटे के साथ रहेगा। तब दोनों बेटे सोच में पड़ जाते हैं अब वह दोनों क्या करेंगे, क्योंकि वह दोनों उन्हें रखना नहीं चाहते थे और वह बूढ़े व्यक्ति बीमार भी रहता था। 2-3 दिन बाद दोनों ने फैसला लिया और अपने फैसला को दोनों भाई अपने बूढ़े बाप को बताता है। दोनों बेटे के बताने के बाद बूढ़ा बाप को दोनों बेटे के ऊपर क्रोध आता है। दरअसल फैसला यह था कि बूढ़ा बाप को 15 दिन बड़े बेटे के पास और 15 दिन छोटे बेटे के पास रहना होगा। बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है कि ठीक, मुझे मंजूर है और वह रहने लगता है। 15 दिन रहने के बाद वह अपने सारे सामान लेकर अपने छोटे बेटे के पास रहने चला जाता है। शुरुआत के दिन में सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। जैसे ही थोड़ा दिन गुजरता गया वह बूढ़ा बाप को सामान इधर से उधर पहुंचाने में बहुत तकलीफ होती थी। यह देखकर भी दोनों बेटे अपने बाप की मदद नहीं करते थे। कुछ दिन और गुजर गया और फिर एक ऐसा दिन आया जिसके बारे में वह बूढ़ा बाप सोच भी नहीं सकता था। दरअसल मार्च का महीना शुरू हो गया था और बूढ़ा बाप शुरू के 15 दिन अपने बड़े बेटे के पास रहने जाता है। 15 दिन होने के बाद वह अपना छोटे बेटे के पास रहने लग जाता है। उसके यहाँ भी उसका 15 दिन हो जाता है, लेकिन इस बार महीना 31 तारीख का था तो दोनों बेटे ने रखने से मना कर दिया, क्योंकि दोनों ने 15-15 दिन तक रखा था। इसलिए उन्होंने कुछ समय में नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह किधर जाए, तो वह बाहर निकल जाता है। पूरे दिन कुछ ना खाने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। तब उसके एक गांव के व्यक्ति ने वह बूढ़े व्यक्ति को उठा कर ले जाता है और उसे आराम करने देता है। आराम करने के बाद जब वह उठता है तो वह आदमी उसे पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। तब वह बताता है कि मेरे बेटे ने मेरे सामने एक शर्त रखता है कि वह 15 दिन बड़े बेटे के साथ और 15 दिन छोटे बेटे के साथ रहना पड़ेगा। जब महीना 31 तारीख का आया तो पहले की ही तरह 15 दिन बड़े बेटे के पास और 15 दिन छोटे बेटे के पास रहता और 30 दिन होने के बाद वह उन्हें रखने से मना कर देते हैं। यह सब सुनकर वह व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। तब वह पंचायत
पंचायत पंचायती बैठाता है और सब लोगों ने दोनों बेटे को बहुत बुरा भला सुनाता है। और तब पंचायत के लोग एक फैसला लेते हैं और फैसला लेते ही बूढ़े व्यक्ति को देखकर यह फैसला लेते हैं और दोनों बेटे वह फैसला नहीं मानते हैं। पंचायत एक और फैसला लेते हैं और दोनों बेटे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और अपने पिताजी को लेकर घर चले जाते हैं।